नमस्कार साथियों, मैं उदय प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शिकोवात में। आज हमारा हिंदी अध्ययन का तीसरा दिन है। पिछली क्लास में जो पूरी क्लास थी वो हमारी राजभाषा से संबंधित थी। जो भी पूरी क्लास थी वो राजभाषा से संबंधित थी। पूरी क्लास राजभाषा से संबंधित थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति है, यानी कि इस भाषा के बारे में संविधान में लिखा गया है। यह संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था राजभाषा का संवैधानिक स्थिति हम बात करें तो संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसके बाद आज का जो विषय है, आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे व्याकरण के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था अंतिम क्लास में कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में किया था, जो 1424 की बुक है, जो 1424 की पुस्तक है। तो आज का जो विषय है वो है व्याकरण। आज जो हम पढ़ेंगे वो व्याकरण पढ़ेंगे। हमारी ये क्लास, हिंदी की ये क्लास आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, पटवारी, लेखपाल, कानूनगो हर एक परीक्षा में, हर एक एग्जाम में उपयोगी है। आप इसका निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, निरंतर इसको देखते रहिएगा। ये आपका सहयोग करेगी। हर एक क्लास में आप इसका प्रयोग देख पाएंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये व्याकरण। व्याकरण का जो शब्द विच्छेद है, क्या है? शब्द विच्छेद है वो होता है वि धन आ धन करण। शब्द विच्छेद होता है वि धन आ धन करण। इसके बाद इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली प्रकार से, भली प्रकार से समझना। क्या होता है? भली प्रकार से समझना। बात ये आती है कि हमें ये पता है कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है क्या समझना। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार से समझना, लेकिन क्या समझना? तो इसका जो उत्तर आता है, इसका उत्तर होता है भाषा को समझना। क्या समझना? भाषा को समझना। बात समझेंगे ना? व्याकरण, व्याकरण का जो शब्द विच्छेद होता है वो होता है विधन आधन कारण करण, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। तो प्रश्न ये उठता है कि भली प्रकार से क्या समझना है। तो ये बता रहा हूं मैं आपको, भली प्रकार से क्या समझना है? भाषा को समझना है। भली प्रकार से क्या समझना है? भाषा को समझना है। तो यहां भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाषा को क्या समझना है, या भाषा को, या भाषा का को समझना है। भाषा को समझना या भाषा का क्या समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं।
भाषा का समझना, भाषा को भली प्रकार से समझना, तो भाषा का क्या समझना या भाषा को क्या समझना, तो मैं ये आपको बताता हूं। भाषा का भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन और भाषा का शुद्ध प्रयोग, ये हम किस में सीखते हैं? ये सब हम व्याकरण में सीखते हैं। इसमें सीखते हैं, व्याकरण में सीखते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, व्याकरण व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। भली प्रकार से समझना, क्या समझना? भाषा को समझना। अब भाषा का क्या समझना? भाषा का समझना है कि शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इस आधार पर हम भाषा की एक व्याकरण की एक परिभाषा बना सकते हैं। इस आधार पर व्याकरण की एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो व्याकरण की अगर हम एक परिभाषा लिखें, व्याकरण की एक परिभाषा लिखें तो वो होगी भाषा के अंग प्रत्यंग, भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण विश्लेषण तथा विवेचन, विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। बात क्लियर है? व्याकरण से इसको जोड़ेंगे, हमने शुरुआत की व्याकरण से, आगे भी देखते जाइएगा ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का जो अर्थ है वो है भली प्रकार से समझना। वहां प्रश्न ये आता है क्या समझना? भाषा को समझना। फिर ये प्रश्न आता है भाषा का क्या समझना। फिर ये आता है भाषा का क्या समझना, तो भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा को शुद्ध बोलना और भाषा का शुद्ध प्रयोग हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। इसलिए इसी आधार पर व्याकरण की एक परिभाषा हम लिख सकते हैं और वो परिभाषा है भाषा के प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यहां भी एक चीज उठती है, भाषा के अंग और प्रत्यंग। अगली जो चीज इसी से जुड़ी हुई है जो है वो है भाषा या व्याकरण के अंग, भाषा या व्याकरण के अंग। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है भाषा के अंग। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा के, जो चीज जुड़ रही है वो क्या है? भाषा या व्याकरण के अंग। क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा था कि भाषा के अंग प्रत्यंग, भाषा और व्याकरण के अंग प्रत्यंग की जब हम बात करते हैं तो भाषा के या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। नंबर एक वर्ण, नंबर दो शब्द और नंबर तीन वाक्य। कितने होते हैं? तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसको उल्टा पढ़ेंगे, मतलब यहां इसको डिसाइड करेंगे उल्टा। वाक्य, वाक्य का जो निर्माण होता है वो शब्दों से होता है। किससे होता है? शब्दों से होता है। शब्दों का एक सार्थक क्रम वाक्य का निर्माण करते हैं और शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्ण से होता है, यानी कि वर्णों का एक सार्थक क्रम शब्द का निर्माण करता है। अब चीज ये आके यहां रुक जाती है कि ये वर्ण कैसे आया। शब्द हमें पता चला, वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। तो अब ये चीज आई कि ये वर्ण कहां से आया।
ये वर्ण के बारे में कैसे पता करेंगे? तो मैं ये आपको बता दूं, वर्ण जो होता है इसका निर्माण ध्वनि से होता है। किससे होता है? ध्वनि से होता है। ध्वनि भी मैं आपको बताऊं, ये होती है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है, और ये ध्वनि वर्ण का निर्माण करती है। ये ध्वनि वर्ण का निर्माण करती है। इसको और एक सरल तरीके से, एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ध्वनि होती है क, क्या होती है? क। तो जब मैंने क बोला तो ये क्या है? ये ध्वनि है। ये क्या है? ध्वनि है। और ये क्या है? इससे छोटा भाषा में कोई भी अंग नहीं है। क से छोटा भाषा में कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने बोला क, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, और इस इकाई को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और जब इस ध्वनि को मैंने यहां लिख दिया, क्या कर दिया? लिख दिया, तब ये क्या बन गया? तब ये वर्ण बन गया। तब ये क्या बन गया? वर्ण बन गया। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई से भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई का निर्माण होता है। ठीक है। तो भाषा या व्याकरण के अंगों की जब हम बात करते हैं, तो भाषा या व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जिसमें वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है, शब्द का निर्माण वर्णों से होता है, और वर्ण का जो निर्माण होता है वो ध्वनि से होता है। ये बात क्लियर है? यहाँ एक छोटा सा विभाजन और कर लेंगे कि भाषा या व्याकरण के जो अंग हैं, इनका अर्थ के आधार पर भी वर्गीकरण हो जाता है। भाषा या भाषा या व्याकरण के अंगों का अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, इसके आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर। तो भाषा या व्याकरण के अंगों का अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से हो जाता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। और वो 2 प्रकार हैं। एक होता है अर्थ रहित, और दूसरा होता है अर्थ सहित। यानी कि ये जो 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इनका भी हमने 2 भागों में विभाजन कर दिया। कितने भागों में विभाजन कर दिया? 2 भागों में विभाजन कर दिया। इसको एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा या व्याकरण के, भाषा या व्याकरण के 3 अंग, कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ये कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। ये इसके सामान्य तरीके से, ये सामान्य में इसके ये 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इनका भी जैसे मैंने लिखा था, अर्थ के आधार पर इनका अगर हम वर्गीकरण करें, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किसका? भाषा या व्याकरण के अंगों का अर्थ के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, अर्थ के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे, भाषा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, तो अर्थ के आधार पर जब इसका वर्गीकरण होता है तो वो 2 भागों में हो जाता है। पहला भाग है अर्थ रहित, और दूसरा है अर्थ रहित, और दूसरा है अर्थ सहित। इसमें अर्थ रहित में जो आता है वो आता है वर्ण, और अर्थ सहित में जो आता है वो 2 होते हैं, और ये 2 होते हैं
शब्द और वाक्य। बहुत बढ़िया। यानी कि अर्थ के आधार पर जब हमने इसका वर्गीकरण किया तो इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है अर्थ रहित और एक होता है अर्थ सहित। अर्थ रहित एक अंग होता है और वो होता है वर्ण, यानी कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। और अर्थ के आधार पर भाषा या व्याकरण के दो अंग होते हैं, वो होते हैं शब्द और वाक्य। क्या होते हैं? शब्द और वाक्य। अब एक चीज और यहां समझेंगे कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाई है? दो, शब्द और वाक्य। अब यहाँ जो एक अगला प्रश्न आता है या अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि भाषा की या व्याकरण की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? क्या होगी? वो शब्द होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो होगी शब्द, और सबसे बड़ी इकाई जो होगी वो होगी वाक्य। क्या होगी? वाक्य होगी। यही और चीज बताता हूं, भाषा की ये चीज हो गई। इसके बाद अगला है भाषा के मूल अंग और भाषा का मुख्य अंग। ये तो हो गए मुख्यतः तीन है। इन तीन में जो भाषा का मूल अंग होता है वो वर्ण होता है, और जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है? मुख्य अंग क्या होता है? वाक्य होता है। यानी कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ये जड़ है और उसके बाद इसका अंतिम पायदान पर है जो वाक्य है। ये मूल होता है और ये मुख्य होता है। मूल अंग, हाँ, सबसे मूल अंग वर्ण होता है, ये सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा वाक्य होता है। ठीक है, इसको हम एक सारणी के तौर पर एक पॉइंट वाइज इनको लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ठीक है, ओके, इनको लिख लेते हैं, लिखेंगे, लिखेंगे। यहां आपके प्रश्न क्लियर होते हैं, यहां आपके प्रश्न बनते हैं। तो भाषा या व्याकरण के अंगों की हम बात कर रहे हैं। भाषा या व्याकरण के अंगों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी में हम पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें, नंबर एक। पहला कौन सा था? भाषा का, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नंबर दो, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, इन्हीं में से देखिएगा कितने पॉइंट निकलते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। कौन सी होगी? ध्वनि। अगला, नंबर तीन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी? कौन सी होगी? वर्ण। अंतर समझेंगे इस चीज को तब आगे बढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सामान्य तरीके से आपसे एक प्रश्न किया जाता है और वो प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइएगा। और इकाई का जो विकल्प है, जो उत्तर में जो विकल्प है वो वर्ण भी है और वो ध्वनि भी है। ये दोनों हैं, दो और कोई से भी होंगे, हम सिर्फ इन दो की बात करते हैं। और आपका प्रश्न होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई,
यहाँ पे कोई भी विशेषण नहीं लगा है, कुछ भी विशेष नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हम सामान्य तरीके से इसका उत्तर देंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जो मैंने आपको बताया था क। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। ये याद रखना है। तो ये आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मौखिक हो गई ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का रूप परिवर्तित होकर लिखित में क्या बनता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो भी वर्ण होती है, ये चीज याद रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण है। सिर्फ मौखिक इकाई परिवर्तित हो जाती है और वो हो जाती है ध्वनि। ठीक है। इसके बाद अब अगला आता है, अगला है नंबर 4। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं? कितनी इकाई हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाई हैं और ये दो हैं शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हैं? 2 इकाई हैं और वो कौन कौन सी हैं? शब्द और वाक्य। ठीक है। यहां से अब अगला जो आता है, अगला निकलता है, वो निकलता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। यहां 2 ही इकाई हैं, एक शब्द है और दूसरी वाक्य है। इनमें ये छोटी है और ये बड़ी है। तो ये हो जाता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। क्या होगी? शब्द होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? शब्द होगी। अगला आता है नंबर 4। अगला है नंबर 5। भाव या भावार्थ के आधार पर, आधार पर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य होती है। शब्द से भाव नहीं निकलता है, भावार्थ नहीं निकलता है, लेकिन वाक्य से भाव निकलता है और भावार्थ निकलता है। तो भावार्थ के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। जैसे शब्द है राम, आम, घर, सीता, ये सभी क्या है? शब्द हैं। जब हम एक वाक्य बना देते हैं तो वाक्य में अर्थ निकलता है। क्या? जैसे राम घर जाता है, ये वाक्य है और इसका भाव है और इसका भावार्थ भी है कि राम घर जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला है नंबर 6। अगला है नंबर 6। भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई
क्या होती है? वाक्य होती है। ये चीज यहां तक आपकी क्लियर है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, या सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। और लिखेंगे, आगे देखेंगे, भाषा की भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यानी ये सबसे छोटी इकाई भी होती है और ये मूल इकाई भी होती है। उसके बाद आता है नंबर 8 और अंतिम है कि भाषा की मुख्य इकाई, भाषा की मुख्य इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण के बाद जो भाषा की मुख्य इकाई होती है वो वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। तो ये चीज आपकी क्लियर है? भाषा के अंग, अंग की हम जब बात करते हैं तो भाषा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण सबसे छोटा, उससे बड़ा शब्द और सबसे बड़ा होता है वाक्य। ध्वनि से वर्ण का निर्माण होता है, वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। क्लियर है? जी। अगला, अगला जो अब टॉपिक है या अगला जो बिंदु है वो है कि जो भाषा की 3 इकाई हैं, भाषा की जो 3 इकाई पढ़ी हमने, भाषा की कितनी इकाई हैं? भाषा या व्याकरण की कितनी इकाई थी? 3। 3 इकाई कौन कौन सी हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम इन तीनों इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तृत विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। किसकी बात करेंगे? वर्ण की। तो अगला जो हमारा शीर्षक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो बिंदु है वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। यहां से आगे हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ण विचार जो करेंगे तो उसमें क्या विचार करेंगे हम? वर्ण विचार तो पढ़ रहे हैं, तो वर्ण विचार में क्या करेंगे? तो वर्ण विचार में हम करेंगे वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध प्रयोग। क्या करेंगे? वे वर्णों का जो विचार करेंगे वो क्या विचार होगा? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रकार। ये सब हम किस में करेंगे? वर्ण विचार के अंतर्गत इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और बता दूं, वर्ण, इस शब्द की भी आपको थोड़ी सी विशेषता बता दूं। ये वर्ण जो शब्द है, ये वर्ण जो शब्द है यहां से थोड़ा सा हटके है। ये वर्ण जो शब्द है ये अनेकार्थी होता है। क्या होता है? अनेकार्थी होता है। अनेकार्थी मतलब इस वर्ण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं या ये अनेक अर्थ देता है। जैसे इसके जो अनेक अर्थ होते हैं वो होते हैं अक्षर, रंग, भेद, अक्षर, रंग, भेद, जाति, रूप। ये क्या है? ये एक अनेकार्थी शब्द है वर्ण, जिसके अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, अक्षर, रंग, भेद, जाति, रूप। लेकिन हम यहाँ जो इसका विवेचन करेंगे वो इस रूप में करेंगे। ठीक है, वर्ण का इस रूप में करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार की। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार की। यहां हिंदी में वर्ण का मतलब क्या है? यहां वर्ण का मतलब क्या है? यहां वर्ण का मतलब है देवनागरी लिपि में, इसमें देवनागरी लिपि में किए गए चिन्हों का प्रयोग, जिसे हम हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं।
जे हम हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ण, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आ जाइए सीधे जुड़ते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, या वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो रूप में किया गया है। एक किया गया है स्वर और दूसरा किया गया है व्यंजन। एक किया गया है स्वर और दूसरा किया गया है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन समझेंगे। स्वर क्या होता है? स्वर वही जो आप समझ रहे हैं, बोलने वो सुर होता है, स्वर नहीं, सुर होता है स्वर। स्वर की सांस्कृतिक परिभाषा दी गई है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं राज करते हैं, जो स्वयं राज करते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब जिनका हम जैसे मुख से जो वायु बाहर आती है, स्वतंत्र होते हैं। मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से जो वायु बाहर आती है, उस वायु को किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए ये स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन, व्यंजन जो होता है ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का सहयोग लिया जाता है। क्या किया जाता है? स्वर का सहयोग लिया जाता है। और जब भी ये लिखे जाते हैं, अगर इनके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये अपने अर्ध रूप में लिखे जाते हैं। इसमें लिखे जाते हैं, अर्ध रूप में लिखे जाते हैं। यानी इनका जो मूल रूप होता है वो अर्ध होता है। स्वर के साथ मिलने से इनका अर्थ पूर्ण होता है। समझ में आया? वर्ण विचार, क्या विचार करेंगे? शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन वर्ण विचार में आता है। वर्ण क्या है? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं राज करते हैं वो स्वर होते हैं। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से जो प्राण वायु बाहर आती है वो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराव के आराम से बाहर चली आती है। इसलिए ये स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी भी अन्य स्वर का या किसी भी अवयव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका हम स्वरों के सहयोग से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, स्वर और व्यंजन इनकी बात करते हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजनों का जो स्थान निर्धारित किया गया है, जी, स्वर और व्यंजनों का जो स्थान निर्धारित किया गया है, क्या किया गया है? स्थान निर्धारित किया गया है, उनको जो रखा गया है उसको हम कहते हैं। यानी कि जो वर्णों को लिखने वर्णों को लिखने का जो तरीका होता है, का जो तरीका है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अब जो हम विवेचन करेंगे वो हिंदी की वर्णमाला का करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी की वर्णमाला का विवेचन करेंगे। जी, इनकी जो संख्या है, वर्णों की संख्या है, इनका प्रयोग है, इनके स्थान है, उसकी चर्चा हम यहाँ वर्णमाला के अंतर्गत करेंगे। क्लियर है? वर्णमाला का प्रयोग, सॉरी, वर्णमाला
तो आप विवेचन करेंगे तो वर्णों के लिखने का जो तरीका होता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए वर्णमाला का वर्गीकरण प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? वर्णमाला का वर्गीकरण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लिखिएगा वर्णमाला का वर्गीकरण। लिखेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण। जी, वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का जो वर्गीकरण है इसकी हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनका वर्गीकरण तीन रूप में किया गया है। वर्णमाला के जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वो तीन रूप में किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है अयोगवाह, भी आएगा, रुकिएगा, अयोगवाह, और तीसरा है व्यंजन। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, ये वर्णमाला के वर्णों का वर्गीकरण है। जी, अभी संख्याओं की अगर हम बात करें, वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो इन्हीं 52 वर्णों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये जो भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो इन्हीं 52 वर्णों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो यहां अगर हम बात करें क्या को होते हैं? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तीन भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अब कितने बचे? जो बचे वो सारे व्यंजन हैं। जितने भी बचे वो क्या है? वो सारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने हुए? 39। कितने हो गए? 39। इन तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो जोड़ कितने का होगा? 52 का होगा। हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो 52 वर्णों के अंतर्गत पढ़ेंगे। 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन। वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। जी, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले जो विवेचन करेंगे वो करेंगे स्वरों का विवेचन। किसका विवेचन करेंगे? स्वरों का। ये याद रखेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण, वर्ण होते हैं 52 और वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित किया गया। और ये की बातें आप कहीं भी भूल मत जाइएगा, किसी भी बहकावे में मत आइएगा। वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। जो हम अब अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्वरों का। किसका करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो फिर हेडिंग डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या डालेंगे? स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का विवेचन। जी, हेडिंग डालेंगे स्वरों का विवेचन। स्वरों का विवेचन। ठीक है, स्वरों का विवेचन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। तो अब जो हमारा विवेचन है वो इन 11 स्वरों का होना है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ये 11 स्वर कौन से होते हैं? जी लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे, लिख कर दिखाएंगे 11 स्वर। जी, लिखिएगा। नहीं, वो संस्कृत में इसकी बात, हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो संस्कृत की यहां कोई बात ही नहीं आती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिन्हें वहां अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। यानी कि संस्कृत में
संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिन्हें अच कहा जाता है, और जो 11 होती है ये होती है हिंदी में। ये जो होती है वो होती है हिंदी में। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिन्हें अच कहा जाता है, और हिंदी में इनको स्वर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जी, लिख लिए? ठीक है, मैं भी लिखता हूं। 11 स्वर होते हैं, देखिएगा, मिलान कीजिएगा। ओ ओ, इसके बाद रे, ए आए, ओ औ, और हाँ, बहुत अच्छे, वो अयोगवाह हैं। यहां सिर्फ हम बात कितने कर रहे हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है जी। अब इन स्वरों का भी वर्गीकरण किया, ये स्वरों का विवेचन है। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अब इन स्वरों का भी विवेचन किया गया है, क्या? वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग जो हम डालेंगे वो डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जी, हो गया स्वरों का। हाँ, स्वरों का इसके बाद जो आता है वो आता है स्वरों का वर्गीकरण। हाँ, स्वरों के वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे, जी बिल्कुल, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि रि का स्थान कहाँ निर्धारित करना है। अक्सर भूल जाते हैं रि का स्थान कहाँ निर्धारित करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रि का जो स्थान है वो उ के बाद है और ए से पहले है रे। क्या है? रे। ठीक है, अगला आता है, जो अगली हमारी हेडिंग है वो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए।